तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो परचेजेस हैं इसको सब एसेट मान के डेबिट साइड तो लिखते हैं, पर क्या ये सच में एसेट इसकी नेचर है या इसकी नेचर है एक्सपेंस, जो कि सी ओ जी एस के एक्सपेंस से रिलेटेड है और ये कैसे हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, जिससे इसकी नेचर हमने डिसाइड करी है। और ये भी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट वर्ड का मतलब है क्या, यहाँ क्यों नहीं हमने इनडायरेक्ट यूज़ कर लिया। हमारे सामने क्या सिनेरियो होना चाहिए कि किसी चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकें और किसी चीज़ को इनडायरेक्ट लिख सकें। और ये वेजेस और सैलरी में डिफरेंस आखिर है क्या, दोनों ही तो दिया हुआ पैसा एम्प्लॉय को काम करने के लिए, पर क्या आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है? नहीं पता ना। तो आज के लेक्चर में हम सारी यही गुत्थियां सुलझाने वाले हैं, जो भी डाउट्स हैं, और यहाँ पे मैं आपके हर एक क्यों का आंसर देने वाला हूँ। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से अकाउंट्स और फाइनेंस की दुनिया में, जहाँ पे हम मिलकर हर एक क्यों का मतलब ढूंढते हैं और जिसका नाम ही है कॉन्सेप्ट्रा। चलिए हम आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं परचेजेस से। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ परचेजेस वाला। हमने ये ओपनिंग स्टॉक ना डेबिट साइड ही क्यों लिखा? एक तो ये मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है। अगर ये एसेट है तो यही तो ओपनिंग स्टॉक बन रहा है नेक्स्ट ईयर, तो ये भी एक एसेट है। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, मतलब अकाउंटिंग में हम अपने एसेट को बैलेंस शीट में या जो भी ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम डेबिट साइड ही लिखते हैं, एसेट को डेबिट साइड लिखते हैं। पर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है क्रेडिट साइड फिर क्यों लिखा? ये भी तो एसेट है। इसका आंसर आपके पास आगे आएगा, बस आप अभी इतना समझ लो, ये आपका एक एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है ये नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड जाता है, क्योंकि ये एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। हम अकाउंटिंग में इसको लिखने का यही रूल है कि हम एसेट को डी आर साइड लिखते हैं। ठीक, एक चीज़ आपकी ये हो गई एडवांस। क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट है मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो क्रेडिट साइड क्यों है और वो कैसे प्रॉफिट को बढ़ाता है। जो चीज़ हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और उसको हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। आते हैं अभी। अच्छा, तो परचेजेस, ये परचेजेस भाई इसको ना बहुत लोग क्या करते हैं, परचेजेस क्या करते हैं, इसको एसेट मानते हैं। ये एसेट नहीं होता, पर ये है क्या। मान लो जब कंपनी में हमने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा, कंपनी में हमने प्रोडक्शन के लिए ये आया आपके पास रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है रॉ मटेरियल में, पेपर आ गया, केमिकल आ गया, कोई गाड़ी बना रहा हूँ उसके कोई पार्ट्स हैं, मतलब आपको एक चाहिए ना, एक रॉ मटेरियल चाहिए, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमको बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट हमको बनाना है, उसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ये वही है रॉ मटेरियल। जैसे सब्जी बनाने के लिए मसाले चाहिए होते हैं तो मसाला रॉ मटेरियल है। अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो हमको चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो रॉ मटेरियल है। सीधा सीधा क्लियर हो गया। परचेजेस में यही आते हैं और हम इसको ना एसेट मानते हैं बहुत सारे। ये कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, चलो कुछ आ रहा है कंपनी में एसेट मान लिया, पर अकाउंटिंग टर्म्स में ना इसको हम एज एन एक्सपेंस मानते हैं। कॉन्सेप्चुअली तो जो सोचना सोचो, पर रियलिटी बदलेगी नहीं। ये एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए ये डेबिट साइड आता है, क्योंकि एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस होता है। ये जनरल एंट्रीज की मॉडर्न अप्रोच में अगर आपने पढ़ लिया होगा आपको पता होगा। और ये हम अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट साइड शो किया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ एक्सपेंस है, ये कैसे मैंने इसको मतलब पढ़ लिया, रट्टा मार लिया लाइन में और बोल दिया? नहीं, ये आपका एक्सपेंस वो वाला मत कहना कि सैलरी और रेंट, भाई वो भी एक्सपेंसेस होते हैं, पैसा कंपनी से बाहर गया, वो वाली नेचर का नहीं है। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली नेचर का, कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली नेचर का। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली नेचर का है ये जो है ना, अब आपने कंपनी में कुछ माल मंगाया, मान लो आपने 30,000 का रॉ मटेरियल मंगाया, 30,000 का रॉ मटेरियल मंगाया, ये जितना बढ़ेगा, अभी एक एग्जांपल लेते, 30,000 का रॉ मटेरियल आपने कंपनी में मंगवा लिया, ठीक, इसको आपने सेल किया 60,000 में, आपको क्या हो गया, 30,000 का आप बोलोगे प्रॉफिट हो गया ना मुझे, ये तो मेरा प्रॉफिट आ गया। और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मान लो ये जो है ना, ये जो रॉ मटेरियल है ना, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट बढ़ गई, अब होगी
अब होगी है इसकी कॉस्ट, आप मान लो 50,000 कर दो, 50,000 कर दो। अब आपने सेल किया इसको 60,000 में, अब आपने इसको सेल किया 60,000 में, 60,000 में सेल कर दिया। अब आपके पास प्रॉफिट कितना आया? अब तो आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 10,000 रुपये आया। यहाँ पे हुआ क्या? अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है, इसलिए ये एक एक्सपेंस नेचर का माना गया है, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप करते हो ना, इसने आपकी गुड्स की वैल्यू बढ़ा दी। प्रोडक्शन जो आप कर रहे थे ना, प्रोडक्शन का अमाउंट ही बढ़ा दिया। कोई चीज़ अभी 30,000 की वैल्यू की थी प्रोडक्शन में जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उसकी कॉस्ट हमारे पास 50,000 आ रही है भाई। उसको बनाने की कॉस्ट, जितने भी इसमें ना प्रोडक्ट है हमारे, जितने भी पीसीस कुछ भी बना रहे हो आप, अभी 30,000 रुपये लग रहे थे, अब 50,000 रुपये लग रहे। उससे क्या हो गया भाई? सेल तो आपकी उतने रुपए की ही थी, 60,000 की थी ना, उतने की। प्रॉफिट कम हो गया हमारा, इसने प्रॉफिट कम कर दिया हमारा, इसलिए इसको एक्सपेंस नेचर का माना गया है। और ये परचेजेस अकाउंट जब इसका बनता है, एक परचेजेस अकाउंट, ये एक टेम्परेरी अकाउंट ही है। ये आगे जाके पिछली तो देखो एडजस्टमेंट होगी अभी ट्रेडिंग अकाउंट में, होगी ना, ये हो ही तो रही है। कितना माल, कितने की वैल्यू का माल आया, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दी हमने, फिर उसको सेल किया, तो सारी एडजस्टमेंट ही तो हो रही है इस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट हो रही है परचेज अकाउंट की, इतना समझ लो। मुझे पता है ज़्यादा समझ नहीं आएगी ये चीज़, पर ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आई होगी कि परचेज एक्सपेंस नेचर का क्यों है, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है। मैंने वो आपको दिखा दिया कैसे। अब होता है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट के कोई डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट, टाइम के साथ साथ क्या बोलते हैं यार, इसकी तो कॉस्ट बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। वही मान लो आप, एक तरह से इसकी भी कॉस्ट बढ़ गई। उसको कोई ब्रिज है, अभी 1 लाख करोड़ का ब्रिज बनना था, अब 1.5 लाख करोड़ का ब्रिज बनेगा अगले 5 साल बाद, तो कॉस्ट बढ़ गई उसकी। इसने क्या किया, हमारे आउटपुट को रिड्यूस कर दिया, हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। ये चीज़ यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसलिए ये एक्सपेंस नेचर का होता है। और मैंने डेबिट साइड इसीलिए लिखा है क्योंकि आप अकाउंटिंग में कोई भी एक्सपेंस नेचर की चीज़ को डेबिट साइड ही शो करते हो, जैसे एसेट को आप शो करते हो। ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है और अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले पार्ट पे। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा सारा का सारा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे डायरेक्ट क्यों लगा है? ये सारे के सारे एक्सपेंसेस वही हैं जो आपकी गुड्स की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आपकी एक्सपेंसेस दूस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अभी रॉ मटेरियल अगर आपके पास आ गया, मान लो 30,000 का, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया? अब इसमें लेबर तो लगेगी ना, लेबर आ जाता है, एक बार बता देता हूँ, कैरिएज इनवर्ड वगैरह। अब मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपने उसका रॉ मटेरियल मंगा लिया, कोई भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए या बनाने के लिए जो हमको स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए, जो हमको स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए वही तो है रॉ मटेरियल। तो 30,000 के वो मंगा लिए, अब उसको बनाएगा कौन? लेबर बनाएगी ना, लेबर बनाएगी ना। मैं डायरेक्ट वर्ड का मतलब बताऊंगा अभी आपको। उसको लेबर बनाएगी, लेबर को भी तो कुछ पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो आपने महीने के हिसाब से लेबर रखी है या पार्ट टाइम रखी है, कुछ भी, मान लो आप 20,000 रुपये देते हो लेबर को। ये रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर मंगाने के लिए जो पैसा लगा, जैसे यूटिलिटी लाई, पेट्रोल लगा या कोई ट्रक लगा, लेबर
लगी, कुछ भी लगी मटेरियल को अंदर कंपनी में लाने के लिए, इसलिए इसका अंदर लाने के लिए, इसलिए मैंने कैरेज इनवर्ड लिखा है। कैरेज वही है, माल को बोलते हैं ना, माल ला रहे हो आप कंपनी के अंदर, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, मान लो 2000 का, ये कैरेज इनवर्ड में आता है। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। तो ये आपका कितना हो गया, 52,000 हो गया टोटल। अब क्या हुआ आपका, जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, ये वही है, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई। आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, 30,000 का हो गई, ये सारा कुछ लग रहा है उसमें, इसलिए 52,000 हो गई है इसमें। आप कोई कहेगा कि वो तो सर आई नहीं, रेंट भी तो लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, आपकी मशीन्स की मेंटेनेंस लग रही है, वो सारे के सारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो सब आते हैं इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट वाला पार्ट है, ये इसमें वही चीज़ें आती हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप लेबर के बिना नहीं बना पाओगे। आपको कंपनी के अंदर माल जो आपका आ रहा है, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वो उसकी कॉस्ट बढ़ा रही है, इसलिए डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है ना हमारी कॉस्ट को, प्रोडक्शन को। हमारी जो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं सारी चीज़ें, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी आपकी चीज़। और जो हम ये वेजेस का मतलब क्यों होता है, बहुत सारे लोग रट लेते हैं, चलो वेजेस बस, सैलरी से कैसे अंतर है पता नहीं। जो भी हम पैसे अपनी लेबर को देते हैं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, लेबर या कोई भी इंसान है, कोई सुपरवाइज़र भी है, वो सारे वेजेस कहलाएंगे, वो सारे के सारे आपके वेजेस कहलाएंगे। और जो मान लो कोई दूर है, कहीं ऑफिस है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, मार्केटिंग टीम बैठी है, उस केस में वो सैलरी कहलाएगी। मतलब क्या है, जो विद इन द प्रोडक्शन हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहलाए जाते हैं वेजेस, वो कहलाए जाते हैं वेजेस। और ये हो गया आपका इनसाइड द प्रोडक्शन यूनिट। ये हो गया इनसाइड द प्रोडक्शन यूनिट। आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट में सारे के सारे ऑफिस वाले एक्सपेंसेस आएंगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल ले रहा हूँ ये मैं सारा, ठीक है। तो आपका कोर बिजनेस का प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है, जहाँ आप सैलरी दे रहे हो वेजेस, बाहर के जो काम संभाल रहे हैं, बाकी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन को, वहाँ जो आप पैसे दे रहे हो वो सैलरी, ये हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वही चीज़ें आएंगी जिनके बिना आपकी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आपको वो खर्चा उठाना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर का हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। कंपनी के अंदर भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइज़र की सैलरी, मशीन की मेंटेनेंस, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसका ट्रेडिंग अकाउंट का मेन काम उन सब को साथ लेके चलना नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे फोकस करता है, और यहीं से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो आप सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही इसमें इंक्लूड करोगे, वो मैंने बता दिया। अब एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझाने के लिए। मान लो आपके घर पे कोई खाना बना रहा है और मसाले वगैरह लग रहे हैं उसमें, रॉ मटेरियल मान लो उन मसालों को, और जो बना रहा है उनको एज अ लेबर तो मत कहना, बुरा लगेगा, पर उनके बिना काम नहीं चल सकता। वो जो बना रहा है, कुक आपका है, वो एक आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट वो भी है, इन लोगों के बिना आपका खाना नहीं बन पाएगा। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहलाए जाएंगे। मेरा सिंपली मतलब कहने का ये है। अब हम अपनी क्रेडिट साइड समझते हैं इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, और अगले चैप्टर में मैं आपको क्रेडिट साइड इन डेप्थ बताने वाला हूँ, क्यों सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट साइड लिखा है, और कैसे ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, और कैसे कंपनीज भी क्लोजिंग स्टॉक के साथ थोड़ा खेलती हैं ताकि उनका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप सबसे। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, जहाँ पे हम बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं अपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में, जिसका नाम ही है कॉन्सेप्ट रॉल।